हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें पढ़ रहे थे हम मेवाड़ का इतिहास, है ना। और इसके अंदर हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके थे कहाँ तक दोस्तों, महाराणा कुंभा तक कुछ सामान्य परिचय पढ़ चुके थे, है ना, महाराणा कुंभा के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे कि महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में और महाराणा कुंभा के आगे किस किस का निर्माण किया, क्या क्या किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने आपको महाराणा कुंभा के बारे में बताया था कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियों को धारण किया, है ना, उनका जन्म कब हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, सब मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में कि इनके सैनिक अभियान के बारे में। आज पढ़ेंगे हम सैनिक अभियान। देखिए महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान, एक मिनट, चलो स्टार्ट। मेवाड़ का इतिहास। देखिए हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और इसमें पढ़ रहे थे हम महाराणा कुंभा, है ना। महाराणा कुंभा के बारे में हम पढ़ चुके थे सामान्य परिचय, और अब पढ़ रहे हैं दोस्तों हम क्या, ये कब बने थे शासक। 1433 से 1468 तक दोस्तों ये शासक बने थे। ठीक है, अब सैनिक अभियान पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के। सैनिक अभियान, सैनिक अभियान कौन कौन से सैनिक अभियान इन्होंने किए थे वो पढ़ते हैं। देखिए इनका प्रथम सैनिक अभियान था वो कौन सा था, आबू अभियान। किसका, महाराणा कुंभा का प्रथम अभियान कौन सा था, आबू अभियान। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा का प्रथम अभियान कौन सा था, याद रखना है। तो आबू अभियान, देखिए ये है मेवाड़, है ना। मेवाड़ के इधर दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, आबू। यहाँ पर आबू कहाँ है दोस्तों, सिरोही में, आपको पता ही है ना, आबू है। ठीक है, आबू का उस समय दोस्तों शासक थे वो कौन थे, शेषमल। शेषमल ये यहाँ के आबू के क्या थे, शासक थे। कहाँ के दोस्तों, आबू के, है ना। और कहा जाता है इस शेषमल ने दोस्तों मेवाड़ के कुछ गांवों पे इधर इस तरफ यहाँ पे दोस्तों क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किसने, शेषमल ने। तब कहा जाता है कि दोस्तों एक तो ये कारण था कि मेवाड़ का अभियान, आबू का अभियान किया किसने, राणा कुंभा ने, है ना। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था दोस्तों, कहा जाता है कि जब मेवाड़ पर आक्रमण होता था तो दोस्तों इसी दिशा से होता था, है ना, इस आबू के दिशा से मेवाड़ पर आक्रमण होता था। और कहा जाता है कि इस आबू के शासक शेषमल दोस्तों क्या करता था, उस समय उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था और आप खुद पीछे हट जाता था। और यहाँ पर किस पर आक्रमण होता था, किसको झेलना पड़ता था, मेवाड़ के शासकों को झेलना पड़ता था, है ना, ये आक्रमण। एक तो ये इसका कारण था। ठीक है, दो इसके कारण थे, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ का शासक उस समय कौन था, कुंभा, है ना। राणा कुंभा थे, राणा कुंभा ने इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। तब कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर शेषमल मारा जाता है, शेषमल मारा जाते हैं और आबू पर अधिकार किसका हो जाता है, महाराणा कुंभा का हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों आगे हम बात करें तो इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इस आबू सिरोही में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। कितने दुर्गों का, 2 दुर्गों का निर्माण करवाया, याद रखना। एक तो है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है, सिरोही में, याद रखना। किसने निर्माण करवाया, तो अचलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने। दूसरा दुर्ग का निर्माण करवाया बसंतगढ़ दुर्ग, इसे ही कहते हैं दोस्तों बसंती दुर्ग। यही कहाँ पर है, दोनों दोस्तों सिरोही में है, याद रखना। कहाँ पर है, सिरोही में है। किसने निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा ने, आबू विजय के उपलक्ष्य में। और यहाँ के शासक कौन थे, शेषमल थे, वे मारे गए। और इस पर अधिकार किसका हुआ, आबू पर महाराणा कुंभा का, है ना। ये था एक दोस्तों प्रथम अभियान, कौन सा, आबू अभियान। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा का प्रथम अभियान कौन सा था, आबू अभियान था। दूसरा अभियान है दोस्तों इनका कौन सा, नागौर अभियान। दूसरा अभियान की बात करें, नागौर अभियान, है ना। नागौर अभियान ये दूसरा अभियान है महाराणा कुंभा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेवाड़
ठीक है। और इधर है दोस्तों क्या, नागौर, ठीक है। ये नागौर में दोस्तों कहा जाता है दो भाई थे, नागौर दुर्ग है यहाँ पर ना, नागौर दुर्ग में दो भाई थे, एक का नाम था दोस्तों शम्स खां और एक था दोस्तों नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, है ना। ये दो भाई थे, है ना, कौन, शम्स खां और नासिरुद्दीन, नागौर दुर्ग में। और यहाँ पे कौन थे दोस्तों, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा दोस्तों यहाँ पर क्या थे, शासक थे मेवाड़ में। और कहा जाता है कि दोस्तों इनके दोनों के बीच में मतभेद था कि ये कह रहा था, शम्स खां कहता था कि मैं शासक बनूंगा नागौर का दुर्ग का, और नासिरुद्दीन का कहना था कि मैं शासक बनूंगा। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि शम्स खां ने दोस्तों महाराणा कुंभा से क्या मांगी, सहायता मांगी, महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। शम्स खां ने कहा महाराणा कुंभा से कि आप मुझे नागौर का शासक बना दो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूँगा, सभी बातें मैं आपकी मानूंगा, ठीक है, आपका सामंत बन के रहूँगा, ठीक है। कुंभा ने कहा चलो ठीक है। और कुंभा ने क्या किया, इसको शम्स खां को यहाँ का क्या बना दिया, शासक, नागौर दुर्ग का शासक बना दिया, है ना, कैसे तैसे भी करके, आक्रमण करके, ठीक है। फिर कहा जाता है कि दोस्तों कुछ दिन बाद इस शम्स खां ने यहाँ पर नागौर में दोस्तों गायों की हत्या, गौ हत्या करवाई। और कहा जाता है कि शम्स खां कुंभा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, कर देने से मना कर दिया, सभी बातें मानने से मना कर दिया, किसने, शम्स खां ने। क्यों, क्योंकि नागौर दुर्ग का इसका शासक बन गया था कौन, शम्स खां, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, कहा जाता है कि दोस्तों महाराणा कुंभा ने फिर क्या किया, इस नागौर दुर्ग पर दोबारा से क्या किया, आक्रमण किया। और ये शम्स खां यहाँ से क्या हो गया, फरार हो गया, यहाँ से क्या हो गया, भाग गया, कहाँ चला गया, गुजरात में चला गया, है ना, गुजरात में चला गया दोस्तों कुतुबुद्दीन के पास, कुतुबुद्दीन के पास गुजरात में चला गया कौन, शम्स खां। और नागौर पर अधिकार किसका हो गया, महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। ये था दोस्तों नागौर अभियान, ठीक है, याद रखना। यहाँ के शासक कौन था, शम्स खां, ठीक है। इसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया किसने, महाराणा कुंभा ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा अभियान। तीसरा अभियान कौन सा है, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। अब गुजरात में कौन जा चुका है दोस्तों, यहाँ से कौन भागा था, शम्स खां, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं गुजरात की। मेवाड़ में शासक कौन है, महाराणा कुंभा, मेवाड़। और गुजरात में शासक कौन है दोस्तों, गुजरात में शासक कौन है, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन यहाँ के शासक हैं। और यहाँ पे कौन आ चुके हैं, शम्स खां, इनके पास शम्स खां आ गए हैं, है ना। यहाँ पर कौन है दोस्तों, कुंभा, यहाँ शासक कौन है, मेवाड़ में कुंभा है, और गुजरात में कुतुबुद्दीन शासक थे, और यहाँ पर प्लस शम्स खां भी आ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों ने क्या किया, संयुक्त सेना, ये शम्स खां इसको कुतुबुद्दीन को कहते हैं कि अगर मेरे पास 50,000 सैनिक और होते तो मैं महाराणा कुंभा को पराजित कर देता, हरा देता और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता। लेकिन कहा जाता है कुतुबुद्दीन के पास दोस्तों 1.5 लाख सेना थी। तब इन्होंने संयुक्त रूप से अपनी सेना को मिलाया, संयुक्त रूप से दोस्तों संयुक्त सेना के रूप में मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और आक्रमण किया। किसने, कुतुबुद्दीन और शम्स खां ने। कहा जाता है कि दोस्तों ये आक्रमण किसने किया, कुतुबुद्दीन और शम्स खां ने, किस पर, मेवाड़ पर। और इसमें दोस्तों कहा जाता है कि शम्स खां मारे जाते हैं, शम्स खां मारे जाते हैं, और कुतुबुद्दीन वापस भागकर कहाँ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन गुजरात में वापस आ जाते हैं और शम्स खां यहाँ पर मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इस कुतुबुद्दीन ने कभी भी बाद में मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया अपने जीवन में, है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बार किसने हरा दिया, महाराणा कुंभा ने हरा दिया गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को, ठीक है। इसमें शम्स खां मारे जाते हैं। ये था दोस्तों गुजरात अभियान, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा दोस्तों, मांडू अभियान। देखिए चौथा अभियान कौन सा है, मांडू अभियान। ये महाराणा कुंभा का चौथा अभियान है, मांडू अभियान। देखिए ये है मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में कौन है, कुंभा, मेवाड़ में शासक कौन है, कुंभा। और इधर मांडू में शासक कौन है दोस्तों, MK फर्स्ट, मोहम्मद खिलजी, है ना, मोहम्मद
खिलजी, मोहम्मद खिलजी या मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट यहाँ की क्या है, शासक हैं। इसे क्या कहते हैं, MK फर्स्ट। इन्हें सीधा शॉर्टकट में इनका नाम क्या है, MK फर्स्ट। ये कहाँ पर है, मांडू, मांडू है ना, मालवा, ठीक है। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट यहाँ के शासक थे, ठीक है। और मेवाड़ में कौन थे, महाराणा कुंभा। कहा जाता है कि दोस्तों इस मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने 5 बार आक्रमण किया दोस्तों, ठीक है। इस आक्रमण में दोस्तों 5वीं बार महाराणा कुंभा ने हरा दिया था। किसको, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को 5 बार आक्रमण किया, 5वीं बार महाराणा कुंभा ने हरा दिया दोस्तों, है ना। बड़ी सोचनीय बात है, ठीक है। और इनके बीच में दोस्तों एक युद्ध होता है, मोहम्मद खां और महाराणा कुंभा के बीच में एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। ये सारंगपुर का युद्ध होता है दोस्तों कब, 1437 में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और MK फर्स्ट के मध्य, है ना, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के मध्य। तो इसमें दोस्तों महाराणा कुंभा जीत जाता है और मोहम्मद खिलजी को हरा देते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों इस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा दोस्तों क्या करते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। याद रखना विजय स्तंभ का निर्माण पूछा जाता है और पूछा भी गया है, बार बार पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, ठीक है। किन किन के मध्य हुआ, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के और महाराणा कुंभा के बीच में हुआ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में हुआ, महाराणा कुंभा जीत गए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस युद्ध में दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में क्या, किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसे विष्णु ध्वज कहते हैं, है ना। आगे हम बात करेंगे विजय स्तंभ की, है ना, जब स्थापत्य कला महाराणा कुंभा की पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों किसकी, गुजरात की। गुजरात में दोस्तों शासक कौन है, कुतुबुद्दीन। ये है गुजरात और इधर है मांडू। मांडू में शासक कौन है दोस्तों, वही MK फर्स्ट, MK मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, है ना। और इधर दोस्तों कुतुबुद्दीन। इन्होंने दोस्तों एक संधि की, इस संधि का क्या नाम है, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि है, चंपानेर की संधि है दोस्तों। किन के मध्य हुई, कुतुबुद्दीन और MK फर्स्ट के मध्य हुई, है ना। और कहा जाता है कि दोस्तों इस चंपानेर की संधि के उद्देश्य क्या था कि इन दोनों की संयुक्त सेना के रूप में मेवाड़ पर आक्रमण करना, है ना। क्या करना, इन दोनों की संयुक्त सेना के रूप में मेवाड़ पर आक्रमण करना, यह चंपानेर संधि का उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यह संधि कब हुई, 1456 में। कब हुई, याद रखना 1456 में चंपानेर की संधि होती है। इस संधि में दोस्तों कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन और MK फर्स्ट मिलकर दोनों क्या करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। किस पर करते हैं, मेवाड़ पर। मेवाड़ का शासक कौन थे, महाराणा कुंभा थे। इसमें भी कहा जाता है कि दोस्तों महाराणा कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया था, इन दोनों को हरा दिया था, है ना। याद रखना ये थी दोस्तों कहानी महाराणा कुंभा की, कौन सी, सैनिक अभियानों की। तो याद रखना महाराणा सैनिक प्रथम अभियान कौन सा है, आबू अभियान। दूसरा कौन सा है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इस प्रकार से याद रखना, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की बात करते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला की अगर बात करें तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने किस किस का निर्माण करवाया था। देखिए महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों एक ग्रंथ है। महाराणा कुंभा ने, क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, है ना। किसके अनुसार, वीर विनोद। ग्रंथ है एक वीर विनोद। देखिए वीर विनोद दोस्तों क्या है, ग्रंथ है ना। जिसके लेखक कौन है दोस्तों, कवि श्यामल दास।
कवि श्यामल दास ने यह पुस्तक लिखी थी, यह ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, याद रखना, ये पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार या फिर किस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, है ना, इसके अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, और आया हुआ भी है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 84 दुर्गों में से, है ना, राजस्थान के 84 दुर्गों में से नहीं, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन्होंने दोस्तों, इनको कहा जाता है कि चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, है ना, याद रखना है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा। देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको पता है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, है ना, लेकिन दोस्तों आधुनिक निर्माता पूछे चित्तौड़ दुर्ग का तो महाराणा कुंभा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इन्होंने इस दुर्ग के अंदर महलों का निर्माण करवाया, कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, है ना, इस दुर्ग के मुख्य सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया। इस कारण दोस्तों कहा जाता है इनको चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इस दुर्ग में दोस्तों इन्होंने क्या करवाया? सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण। सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था? याद रखना, तो महाराणा कुंभा ने करवाया। कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों इनके बारे में आता है कि इन्होंने और किस दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए एक दुर्ग है विराट दुर्ग। विराट दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। याद रखना, भीलवाड़ा में विराट सभ्यता जयपुर में है, विराट दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूमठ दुर्ग। भूमठ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। और कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। भूमठ दुर्ग कहाँ पर है? उदयपुर में है। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें, मैंने बताया कि अंचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग चिरोई में है। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा निर्माण करवाया। ये मैंने पहले बता चुका है। देखिए फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, इनका जो प्रसिद्ध दुर्ग है ना, महाराणा कुंभा का जो प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण करवाया है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। ये कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में है ना, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ये दोस्तों क्या है? महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध दुर्ग है। महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। किसकी याद में करवाया? महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी की याद में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसका शिल्पी मंडन, है ना। इनके प्रसिद्ध शिल्पी कौन है? महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पीकार कौन है दोस्तों? मंडन। ठीक है, कौन है? मंडन पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी कौन है? मंडन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये थे दोस्तों इन्होंने जो दुर्गों का निर्माण कराया, मेन दुर्ग थे, है ना। वैसे तो इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया 84 दुर्गों में से, है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं
इन्होंने दोस्तों कहा जाता है कि इनके शासनकाल में, इनके महाराणा कुंभा के शासनकाल में, इनके शासनकाल में इनके मंत्री, इनके शासनकाल में इनके मंत्री द्रणकशाह ने दोस्तों क्या किया, जैन मंदिर का निर्माण करवाया, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखना दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा के शासनकाल में इनके मंत्री थे द्रणकशाह, उन्होंने करवाया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना द्रणकशाह ने। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं और इन्होंने क्या निर्माण करवाया। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ। ठीक है, किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने, महाराणा कुंभा ने। किस युद्ध के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो विजय स्तंभ है ये कितने मंजिल है, 9 मंजिल है दोस्तों। याद रखना कितने मंजिल है, 9 मंजिल है। लो बना देते हैं पूरा लंबा चौड़ा। ये है क्या दोस्तों, विजय स्तंभ। क्या है दोस्तों, विजय स्तंभ। ये पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कितने मंजिल है, 9 मंजिल है। याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी है, 24 फीट है। 24 फीट इसकी क्या है दोस्तों, चौड़ाई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पूछे तो 120 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 120 फीट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका दोस्तों उपनाम। उपनाम की बात करें, इसका क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। ठीक है, एक कहा जाता है दोस्तों विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर भारतीय अधिक मूर्तियां होने के कारण, हिंदू मूर्तियां होने के कारण दोस्तों इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है दोस्तों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों आगे, इसी के अंदर दोस्तों भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब किया है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1949 में भारत सरकार ने इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार ने 1949 में डाक टिकट जारी किया। बस इतना ही याद रखना, भारत सरकार ने 1949 में डाक टिकट जारी किया। किस पर दोस्तों, विजय स्तंभ पर। क्लियर है। और इसका दोस्तों कहा जाता है कि इस 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी, बिजली गिर गई। कहा जाता है कि 9वीं मंजिल पर क्या हुआ था दोस्तों, बिजली गिर गई थी, इसलिए दोस्तों इस 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। यह पूछा जाता है कि पुनः निर्माण किसने करवाया, तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने दोस्तों कहा जाता है कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि 9वीं मंजिल पर दोस्तों क्या हुआ था, बिजली गिर गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तीसरी मंजिल पर दोस्तों 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है,
अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों किसी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। फिर दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों एक प्रशस्ति लिखवाई हुई है ना, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों प्रशस्ति लिखवाई हुई है, उसे कहते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखवाई हुई है। ये किस भाषा में लिखी हुई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। याद रखना, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है। क्लियर है? कहाँ पर है? तो यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विजय स्तंभ में। और इसकी चौड़ाई 24 फीट, ऊंचाई 120 फीट है। 120 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। इसको हिंदू मूर्तियों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है किसको दोस्तों? विजय स्तंभ को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे। देखिए इसी के बारे में, है ना, इसी के बारे में बात करें दोस्तों कि इसका शिल्पी कौन थे, है ना। विजय स्तंभ का जो शिल्पी थे वो कौन थे? शिल्पी बात करें तो इसके 4 शिल्पी थे, है ना। जैंता पुंजा और नापा मोना, ये क्या थे दोस्तों? इसके शिल्पी थे। किसके दोस्तों? विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? 4 थे, जैंता, पुंजा, नापा और मोना। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया दोस्तों? 1440 से लगाकर 1448 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। किसका? विजय स्तंभ का। ठीक है, किन के द्वारा? इन शिल्पियों के द्वारा। 4 शिल्पी मैंने बता दिए हैं, है ना। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे। इन्होंने दोस्तों कुशाल माता का मंदिर निर्माण करवाया भीलवाड़ा में। ठीक है, और इनके दरबारी विद्वान हैं दोस्तों, वो कौन कौन हैं? ठीक है, देखिए इसके ऊपर जो विजय प्रशस्ति है, ये शुरुआत तो किसने की थी लिखने की? ये महेश भट्ट ने, महेश भट्ट। ये भी याद रखना है, इस शुरुआत, ये लिखने की शुरुआत किसने की थी? ये विजय प्रशस्ति तो महेश भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके कहा जाता है कि महेश भट्ट की लिखते हुए मृत्यु हो गई थी बीच में, और बाद में इनका पुत्र था दोस्तों महेश भट्ट का अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट ने दोस्तों इस विजय स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पूछे जा चुके हैं कि विजय स्तंभ प्रशस्ति को किसने शुरू किया, किसने लिखा या किसने शुरू किया था? तो महेश भट्ट ने। और पूरा किसने किया था? तो इनका पुत्र अत्रि भट्ट ने इसको पूरा किया था। ठीक है, ये थी दोस्तों क्या? विजय स्तंभ। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो महाराणा कुंभा के विद्वान हैं, दरबारी विद्वान हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों महेश भट्ट, एक है दोस्तों अत्रि भट्ट, है ना। और एक दोस्तों और कौन है? सूरी। कौन सा सूरी है? जयचंद्र सूरी और सुंदर सूरी। कौन कौन से हैं दोस्तों? जयचंद्र सूरी, है ना। और एक कौन है दोस्तों? सुंदर सूरी और जयचंद्र सूरी, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, ये किसके दरबारी विद्वान हैं? तो दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान हैं, है ना। याद रखना, ये 4 हैं। देखिए नेक्स्ट इनके बारे में बात करें दोस्तों, कहा जाता है कि दोस्तों और कौन है? कान्हा व्यास। एक और 5वां है दोस्तों कान्हा व्यास। कहा जाता है कि दोस्तों इनके समय में, महाराणा कुंभा के समय में, कान्हा व्यास ने दोस्तों क्या लिखा था? कान्हा व्यास ने दोस्तों महात्म्य
एकलिंग महात्म्य पुस्तक लिखी थी, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य लिखा था दोस्तों किसने? कान्हा व्यास ने। किनके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। क्लियर है दोस्तों। और कहा जाता है कि इसके दो भाग थे। एक दोस्तों इस प्रकार से दो भाग थे, इस प्रकार से, है ना। इसके दो भाग थे, एक भाग ये, एक भाग ये। कहा जाता है कि प्रथम जो भाग है इसके लेखक कौन है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास है ना। और दूसरे भाग का जो लेखक है वो कौन है? खुद महाराणा कुंभा। लेखक महाराणा कुंभा जी ने खुद लिखी है दूसरे भाग को। किसको? एकलिंग महात्म्य के। दो भाग थे, लेखक पहले भाग का तो कान्हा व्यास और दूसरे भाग का महाराणा कुंभा, ये बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी थी, है ना। कुंभा की 2 टीकाएं हैं, एक तो रसिक प्रिय की टीका और एक चंडी शतक पर टीका। 2 टीकाएं हैं, यहाँ लिख देता हूँ, रसिक प्रिय टीका और एक और है दोस्तों चंडी शतक पर टीका। चंडी शतक पर टीका। ये दोस्तों 2 टीकाएं हैं। पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा की कौन कौन सी 2 टीकाएं हैं? तो रसिक प्रिय टीका और चंडी शतक पर टीका। ठीक है, ये याद रखना। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कुंभा ने कामशास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा और संगीत शास्त्र पर अभियान आधारित दोस्तों कुंभा की रचना। संगीत शास्त्र पर आधारित दोस्तों कुंभा की जो रचना है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुंभा की संगीत शास्त्र पर रचना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ना। ये देखिए कौन कौन सी है, 4 रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखना। एक तो है दोस्तों संगीत राज संगीत मीमांसा, एक है दोस्तों संगीत राज, दूसरी है संगीत मीमांसा। संगीत ठीक है, और एक है दोस्तों संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध। संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध। ये लो, ये हैं दोस्तों 4 कुंभा की संगीत शास्त्र पर आधारित रचनाएं हैं। संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध, है ना। कहा जाता है कि दोस्तों ये संगीत राज है, ये कितने भागों में बंटी हुई है? 5 भागों में बंटी हुई है ना। ये भी इसके भाग कितने हैं? 5 भाग हैं। ये भी आप याद रखना है ना। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि संगीत राज के कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। और ये भी दोस्तों यहाँ से भी निम्न में से कौन सी कुंभा की संगीत शास्त्र पर आधारित रचना नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ये 4 संगीत शास्त्र पर आधारित रचना है, संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध, है ना। तो दोस्तों ये थी दोस्तों इसकी क्या स्थापत्य कला, किसकी दोस्तों? महाराणा कुंभा की। और मैंने और क्या करवाया दोस्तों आपको? सैनिक अभियान करवाए महाराणा कुंभा के बारे में, यह भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।